गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो चलिए हम लोग देखते हैं मेंस्ट्रुएशन का एक और थ्योरी जिसमें हमें एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन निकालने की बात कर रहा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर एंड ये आपका एक क्वाड्रेंट बन रहा। यहाँ से भी एक क्वाड्रेंट है, यहाँ से भी एक क्वाड्रेंट है और यहाँ से भी एक क्वाड्रेंट है। तो सारे के इंटरसेक्शन पॉइंट जो एरिया बना है उसका हमें एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो इसको समझने के पहले इससे रिलेटेड एक छोटा सा और थ्योरी हमें देखना होगा। तो चलिए हम लोग वहीं से डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे अब वो क्या थ्योरी है वो हम अभी बता रहे हैं कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी एंड डी, ये एक स्क्वायर है। ठीक, तो अगर हम ऐसे बात करने वाले कि ये आपका एक क्वाड्रेंट कीजिए और एक ऐसे कीजिए, तो सबसे पहली बात कि अगर कोई हमसे कहता है कि इसका एरिया क्या होगा, ठीक है, इस साइडेड पोर्शन वाले का एरिया क्या होगा, तो अगर मुझे ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? तो देखिए, अगर ये एक स्क्वायर है तो इसका हर एक एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम हमने ओ रख दिया। ठीक, अब हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, अब हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं। और इसको भी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक, तो एक बात बताइएगा कि अगर इस साइड का हर एक साइड ए है तो ये एक क्वाड्रेंट है कि नहीं? तो अगर यहां से यहां तक ए है तो यहां से यहां तक क्या होगा? ए होगा, क्योंकि रेडियस तो चेंज नहीं होगा आर्क का, है ना? तो यहां भी हमने ए कहा और इसे भी हमने ए कहा। तो ये जो ट्रायंगल बना ओ बी एंड सी, इसमें क्या है आपका कि तीनों साइड जब बराबर है तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। और अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका हर एक एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये अगर हर एंगल 60 डिग्री है तो एक चीज बताइएगा कि अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकलेगा? तो देखिए कि यहां से ये पूरा 90 डिग्री था, ये 60 डिग्री है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये 30 डिग्री हुआ? यहां तक ठीक है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, तभी तो ये 90 डिग्री होगा। तो क्या आप ये पूरे का एरिया निकाल सकते हैं क्या? यहां से डी ओ सी का, सी ओ डी, ये पूरे सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं क्या? तो इसका अगर एरिया निकालना है, ऐसे कर सकते हैं क्या कि अगर मुझे ये निकालना है एरिया, देखिएगा एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन, तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले इस सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं। सेक्टर तो ऐसे लिख रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर सी ओ डी, सी ओ डी माइनस, अगर ये जो रीजन है, ये वाला लीफ जो बन रहा, इस लीफ का एरिया अगर हम घटा दें, ये लीफ का एरिया घटा दें, ये जो सेक्टर है इसमें से अगर इसका एरिया घटा दें तो सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ लीफ, है ना, एरिया ऑफ लीफ। अब इसका एरिया कितना होगा? तो ये तो एक सेक्टर है, ध्यान से देखिएगा, ये तो एक सेक्टर है या नहीं, जिसका एंगल कितना बन रहा? 30 डिग्री। तो सेक्टर का एरिया क्या होगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहां आर के जगह पे क्या होगा? एक, तो हमने लिखा ये। ठीक है, अब ये पूरा एरिया निकल गया है ना, ये पूरे सेक्टर का एरिया मेरा निकल गया, उसमें से मुझे ये घटाना है। तो ये कैसे निकलेगा? तो उसके बारे में देखिएगा फिर से कि आप इधर से देखिए, ये एक सेक्टर बन रहा कि नहीं? ये पोर्शन एक सेक्टर बन रहा कि नहीं? ये 60 डिग्री है
तो ये इसका सेक्टर हो गया, है ना। तो ये सेक्टर यानी कि 60 डिग्री बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो ये पूरा सेक्टर मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ ये चाहिए था। तो ये सेक्टर की एरिया में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया हटा दिया जाए तो सिर्फ ये डॉटेड पोर्शन का एरिया रह जाएगा, है कि नहीं। और ये तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। चलिए फिर से करते हैं। ये जो एक सेक्टर बन रहा 60 डिग्री का, उसमें से अगर ये ट्रायंगल का एरिया हम घटा देंगे तो ये डॉटेड पोर्शन का एरिया रह जाएगा, है ना। और यही पोर्शन मुझे इस वाले सेक्टर से हटाना था ताकि ये सैडेड कहा जाए, ठीक है। तो बस ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिएगा ये हो गया आपका कैंसिल आउट कितनी बार, 12 टाइम्स, और ये कितनी बार हो गया, 6 टाइम्स। अब देखिए सब में कॉमन क्या है, तो हमने कहा सब में कॉमन हमारा क्या है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर सब में कॉमन है, तो हमने लिया यहां पे ए स्क्वायर, ठीक है। एक चीज और देखिएगा कि यहां है π/12 और यहां है बचा क्या, π/6, तो बड़ा वैल्यू ये है। तो हम इसमें से ये छोटे वैल्यू से बड़े को घटा रहे हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा, यानी यहां हो गया -π/12, ये दोनों को करेंगे। और चूंकि यहां माइनस है तो इसका साइन चेंज होगा, यानी हो गया प्लस √3/4। ए स्क्वायर हमने ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है, तो यही आंसर हो गया। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए स्क्वायर √3/4 -π/12। लेकिन ये किसका एरिया हो गया, इस सैडेड पोर्शन का। किस सैडेड पोर्शन का, देखिए जब भी कभी स्क्वायर हो और अगर ये सेक्टर बना हुआ है तो ये वाले का रीजन अगर आपसे पूछता है, ये वाले का रीजन अगर आपसे पूछता है तो इसका एरिया ये होगा, ठीक है। तो अगर ये कंसेप्ट आपके पास है तो जो क्वेश्चन दिया हुआ था आप उसको भी बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन यहां से भी पूछता है कि सिर्फ ये पोर्शन का एरिया आपसे पूछ के छोड़ दिया है ना, तो उस केस में आप केवल यही आंसर करेंगे। अगर क्वेश्चन में ए का वैल्यू कुछ गिवन होता तो हम उसे यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये उसका जनरलाइज्ड फॉर्म है। तो अब हम चलते हैं उस क्वेश्चन पे जो दिया हुआ था, ठीक। उस क्वेश्चन पे, अब उस क्वेश्चन में क्या था देखिएगा फिर से जरा, कि अगर कोई एक स्क्वायर है ABCD, ABC, तो एक सेक्टर ऐसे खींचा यहां से, एक सेक्टर यहां से, हर कॉर्नर से एक सेक्टर खींचा है, ठीक है। तो कुछ डायग्राम इस तरह का बन जाएगा और हमने इस बीच वाले का पोर्शन का एरिया निकालना था, इस बीच वाले का एरिया क्या होगा, ठीक है। तो जैसा कि अभी हम लोग ने देखा था उसी का थ्योरी का इस्तेमाल हम लोग अभी करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए कि अभी हम लोग ने क्या पढ़ा कि अगर कोई एक स्क्वायर है, अगर कोई एक स्क्वायर है और ये दो सेक्टर था, तो अभी हम लोग ने पढ़ा है कि ये वाला जो एरिया होता है इसका एरिया का वैल्यू क्या होता है, ए स्क्वायर √3/4 -π/12। अभी हम लोग ने ये पढ़ा है। तो एक बात जरा देखिएगा कि अगर ये एक स्क्वायर है तो ये वाला एक पोर्शन ही तो नहीं दिख रहा है ना, ये जो पोर्शन दिख रहा है बिल्कुल सेम जैसा दिख रहा है कि नहीं। आप ऐसे देखिए ना, देखिएगा कि ये कॉर्नर से अगर देखा जाए तो ये भी डायग्राम बिल्कुल पिछले जैसा ही है, यानी ये वाला पोर्शन पूरा जो डॉटेड से हमने किया बिल्कुल वही सेम एरिया है या नहीं। तो इसकी बात करा जाए तो इसका एरिया कितना होगा जरा बताइएगा। तो इसका एरिया भी होगा, अगर सारे का साइड ए है तो हमने कहा कि ए स्क्वायर √3/4 -π/12 ये होगा कि नहीं। अगर हम ये इस वाले कॉर्नर से देखते तो ये एरिया भी उतना ही है कि नहीं, ये एरिया भी इतना ही है कि नहीं। फिर एक बात और करें, अगर हम इस कॉर्नर से देखें तो ये जो डायग्राम हम बना रहे हैं, ये जो सैडेड पोर्शन है ये बिल्कुल सेम एरिया कवर कर रहा कि नहीं। तो जितना ये उतना ही है। और अगर हम इस कॉर्नर से इधर की तरफ देखें
तो ये जो एरिया बन रहा फिर से, ये एरिया भी उतना ही है कि नहीं? तो ये चारों इक्वल हो गया, तो क्या हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें? अब ये किसका एरिया निकल गया? ये सारे शैडो पोर्शन जो हमने बाद में किया हुआ है। अब हमें ये बीच वाले का एरिया निकालना है, हमें ये बीच वाले का एरिया निकालना है। तो ये बीच वाले का एरिया कैसे निकलेगा भाई? तो ये स्क्वायर के एरिया से हम ये सारे घटा दें बाहर वाले, है ना? तो पूरा जो बड़ा स्क्वायर है उसका एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर। तो उसमें से ये चारों का पोर्शन हम घटा दिए तो बीच का पोर्शन आ जाएगा, तो हमने इसे माइनस कर दिया। ठीक है, और यही आपका आंसर हो गया। तो अब देखिएगा कि सबसे ए स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? ए स्क्वायर चलिए हमने कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बच गया? 1। ठीक है, यहां तो ए स्क्वायर कॉमन हो गया, ये माइनस है तो हमने यहां माइनस किया। ये 4 इंटू 4 तो कैंसिल आउट होगा, है ना? तो ये क्या बचेगा? ओनली रूट 3। और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। और ये 4 से ये 3 टाइम कटेगा, तो ये हो गया पाई बाई 3। ठीक है, तो ये उसका रिजल्ट हो गया कि बीच वाले का एरिया जनरलाइज्ड फॉर्म में। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और कुछ वैल्यू गिवन हो, तो उस केस में आप क्या करिएगा कि ए का वैल्यू जो भी होगा आप उसको पुट कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन यहां से देगा जनरलाइज्ड फॉर्म में, या कुछ वैल्यू भी दिया है तो इतना बड़ा करके आंसर देगा, जिसको आप बिना बनाए मैच नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मिटाते हैं इसे।